टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं भाई, वो एटम और मॉलिक्यूल के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एटम और मॉलिक्यूल की डिस्कवरी कैसे हुई। वेरी फर्स्ट आवर इंडियन फिलोसफर महर्षि कनाद will give that पदार्थ इज मेडअप ऑफ, पदार्थ मैटर को बोलते हैं, मैटर को हिंदी में पदार्थ कहा जाता है। हमारे ऋषि मुनि जो है वो पदार्थ शब्द यूज करते थे भी। और महर्षि कनाद ने जो है वो सबसे पहले ये बताया कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते हैं, इफ वी गोइंग टू डिवाइड मैटर फर्दर, देन it dissociate into smallest particle which cannot be further divided। एक छोटे से छोटे पार्टिकल के अंदर ये टूट जाता है जो और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता भी। तो यहाँ पर एटम की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू महर्षि कनाद क्या होगी? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which may or may not have independent existence। अब मैंने यहां पर कहा may or may not have independent existence। बाद में जॉन डाल्टन ने इस परमाणु को, क्योंकि जो हमारे महर्षि कनाद थे उन्होंने बताया कि पदार्थ कैन बी डिसोसिएटेड इनटू स्मॉलेस्ट पार्टिकल नेम्ड एज परमाणु। बाद में जॉन डाल्टन ने इसका नाम जो है वो एटम रखा था भी। तो यहाँ पर ये कहता है कि भी जो परमाणु है उसका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी, मतलब इंडिपेंडेंटली परमाणु पाया भी जा सकता है और नहीं भी पाया जा सकता। उसके बाद महर्षि कत्यामा ने जो है वो एक स्टेप आगे इसको डिफाइन किया कि अलग अलग परमाणु मिलकर बहुत सारे पदार्थ का निर्माण करते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ एटम कंबाइन टुगेदर टू गिव लार्ज नंबर और लार्ज फॉर्म ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर विच हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जिनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। This group of atom nowadays is known as molecule। So how can we define the molecule? Molecule is the smallest particle of matter which always have independent existence, जिसका हमेशा जो है वो independent existence रहेगा भी। अब क्वेश्चन अराइज होता है भी, how these atom combine together, ये एटम एक दूसरे के साथ कैसे कंबाइन होंगे भी। What are the possible combination of these atom and the laws which govern these changes? कौन कौन से लॉ हैं जो इन चेंजेस को जो है वो कंट्रोल करेंगे भी। तो यहाँ पर बच्चे हमारे 3 लॉ हैं वैसे तो, लेकिन अब आपके सीबीएसई के सिलेबस में केवल एक लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। हम 3 लॉ को डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है आपको? इट स्टेट दैट during a chemical reaction mass can neither be created nor be destroyed। मास ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। दूसरी डेफिनेशन भी, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन total mass of reactant, total mass of reactant is equal to the
टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट भी, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट भी। अब ये कहता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। इस लॉ को हम बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कुछ एग्जाम्पल्स से हम यहां पर समझते हैं। 2H2 प्लस O2 ये दोनों गैस हैं भैया आपका, एंड दे विल प्रोवाइड यू 2H2O, ये लिक्विड फॉर्म में। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और वाटर मॉलिक्यूल बनाया। अब यहाँ पर क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करता है या नहीं करता है? हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, 4 हाइड्रोजन का 4 ग्राम होगा। ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है, 2 का 32 ग्राम होगा। वाटर का मोलिकुलर मास होता है 18 ग्राम, 2 गुना 18 यानी 36। यहाँ पर भी 4 जमा 32 36 ग्राम। 36 ग्राम रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया और 36 ग्राम आपका प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गया। यानी मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ ए प्रोडक्ट। दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए मास। हमें बस एक चीज का ध्यान रखना है बच्चे, रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। That is law of conservation of mass। यहाँ तक आज हम अपने टॉपिक को डिस्कस करेंगे। कल जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा उसके अंदर हम लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है।